आज तो हमने इतने मन से कढ़ाई पनीर और मिक्स वेज बनाई है। कम से कम आज तो हमारे खाने की तारीफ होनी चाहिए। कोशिश तो यही है दीदी, लेकिन पता नहीं मम्मी जी पापा जी को ये भी पसंद आएगा कि नहीं। उनके लिए कुछ भी बनाओ, उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आता। गरिमा और पूजा खाना बनाकर टेबल पर सर्व करती है, लेकिन होता कुछ वैसा ही है जैसा उन्होंने सोचा था। अरे यह क्या बना दिया बहू, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा है खाने में। पता नहीं तुम खाने में ऐसा कौन सा मसाला डालती हो जिससे खाने में स्वाद ही नहीं आता। अरे ठीक तो बना है मम्मी, मुझे तो टेस्ट में कोई कमी नहीं लग रही है। अरे ये शहरी खाना तुम लोगों को ही पसंद आता है, असली स्वाद तो हमारे गांव के खाने में होता था। जब से शहर शिफ्ट हुआ है तब से खाने पीने का मजा ही चला गया। बेचारी बहुएं इतनी मेहनत करके खाना बनाती और सुनना उन्हें अंत में यही पड़ता। आज सुबह से ही घर में गांव के खाने की बड़ी बातें हो रही थी और शाम को ही गांव से चाची सास का फोन आ गया। प्रणाम जीजी, कैसे हो? इतने दिन हो गए, आप लोग तो गांव आते ही नहीं। लगता है शहर जाकर गांव को भूल ही गए और हम गांव वालों को भी भूल गए। अरे ना ना सुमित्रा, ऐसी कोई बात ना है। हम तो खुद कई दिन से गांव आने की सोच रहे थे। आज दोनों बेटे घर आएंगे ना तो बात करते हैं उनसे गांव आने की। सिर्फ बात से काम न चलेगा जीजी, इस बार आप सबको गांव आना ही पड़ेगा। पूरे 3 साल हो गए गांव आए। अच्छा ठीक है सुमित्रा, मैं कोशिश करती हूँ। सुमन सबसे बात करती है और 2 दिन बाद ही सब गांव के लिए निकल जाते हैं। वाह, गांव में आते ही कितने सुकून की सांस मिलती है। अरे ताई जी प्रणाम, ताऊ जी प्रणाम, कैसे हो भैया भाभी? अरे सब बिल्कुल मस्त है। तू तो बहुत बड़ा हो गया, मुझे तो लगा था अभी भी वैसा ही होगा टिंगू सा। क्या भैया आप भी? हंसी मजाक करते हुए सब घर में आते हैं। तभी चाची सास सबके लिए दूध का भरा हुआ ग्लास लेकर आती है। अरे चाची जी, दूध, वो भी इतना सारा? अरे बस एक छोटा सा गिलास ही तो है। वैसे भी गांव में जब भी कोई घर आता है ना तो उसे चाय वाय नहीं देते। यहाँ तो दूध और लस्सी का ही रिवाज चलता है। कुछ भी कहो, लेकिन गांव का दूध पीकर मजा आ गया। अब बस खाने में भी मजा आ जाए। अरे हाँ हाँ भाई साहब, मैंने आप सबके लिए गर्मा गर्म आलू टमाटर की सब्जी और दाल बनाई है। आप सब हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। चलिए चाची जी, फिर हम भी आपकी मदद कर देते हैं। अरे ना ना बहू, खाना तो बन गया है, तुम भी हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तुम भी तो थक गई होगी ना। सब हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठते हैं। ये लो जीजी, सबसे पहले आपकी थाली। अमित बेटा, सबको खाना दे। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है खाने की। अरे सिर्फ खुशबू ही नहीं, खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा है। आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। सच में, पता नहीं आज कितने सालों बाद इतना अच्छा खाना खाया है, वरना इनके खाने में तो हमें कोई स्वाद ही नहीं आता। क्या मम्मी जी आप भी? हम दोनों खाना बनाने में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको पसंद क्यों नहीं आता। अरे कोई बात नहीं बहू, ऐसा तो चलता ही रहता है। खैर तुम दोनों खाना खाओ और बताओ कैसा है। खाना तो अच्छा है चाची जी, और टेस्ट भी काफी अलग है। एकदम सिंपल लेकिन अच्छा लग रहा है। गांव की खाने की यही बात होती है बेटा, कम मसाले में भी स्वाद अच्छा आता है। ज्यादा मसाले डालने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक इन दोनों के हाथ का खाना, कितना भी मसाला डाल ले लेकिन मजा ले कोई स्वाद आ जाए। यहाँ पर तो दाल चावल भी सुमित्रा ने इतने स्वाद बनाए हैं, इसके आगे तो दुनिया का बड़ा से बड़ा शाही खाना भी फेल है। अब इन बातों से दोनों बहुएं और चिढ़ जाती हैं। खाना पीना खाकर दोनों बहुएं बर्तन धोने बैठती हैं। दीदी एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ चाची जी ने सब्जी में कोई अलग मसाला भी नहीं डाला, यहाँ तक कि बस हल्का सा तड़का लगाकर सब्जी बनाई और मम्मी पापा को इतनी पसंद आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है चाची जी ने सब्जी में कुछ अलग से डाला था, कुछ अलग सा टेस्ट आ रहा था सब्जी में। क्या पता उसी वजह से मम्मी जी पापा जी को सब्जी इतनी पसंद आ गई हो। शाम को चाची जी सबका खाना डालेंगी ना, तब ध्यान से देखेंगी। रात को जैसे ही चाची सास खाना बनाकर सबको सर्व करती है, दोनों बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे दीदी ध्यान से देखो, चाची जी ने सब्जी में घी डाला। अच्छा, तो ये सीक्रेट है इनकी सब्जी का। इस घी की वजह से ही सबको सब्जी इतनी अच्छी लग रही है। तो ठीक है ना, अब से हम भी बिना मेहनत की सब्जी बनाएंगे और उस पे ऊपर से 1 चम्मच घी डाल देंगे। फिर हमारी भी टेंशन खत्म कि मम्मी पापा को हमारी सब्जी पसंद आएगी कि नहीं। जब सारा कमाल घी को ही करना है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। अब दोनों बहुओं के दिमाग में ये बात बैठ गई कि सब्जी में स्वाद तो घी से ही आएगा। 1 हफ्ते बाद सब गांव से वापस आए। लो जी, आ गए घर वापस। अब फिर से वैसा ही खाना खाना पड़ेगा। 1 हफ्ते गांव में खाना खाकर कितना मजा आ गया। आप टेंशन ना लो मम्मी जी,
हम दोनों अच्छा खाना ही बनाएंगे और देखना इस बार आपको हमारे हाथ का खाना पक्का पसंद आएगा। अच्छा, लगता है गांव में सुमित्रा से खाना बनाना सीख कर आई है। चलिए देखते हैं अब कैसा खाना बनाती हो तुम दोनों। दोनों किचन में खाना बनाने जाती हैं। दाल और लौकी की सब्जी तो बन गई दीदी। हाँ, मेरे भी मलाई कोफ्ते बन गए। मैंने तो चावल में भी ना थोड़ा सा घी डाल दिया है और आटा गूंथते वक्त आटे में भी, और सब्जी में भी ना अच्छे से चम्मच भर भर के घी डाल देना। घी से ही तो वो वाला टेस्ट आएगा। डाल दिया दीदी, सबकी सब्जी में घी डाल दिया, अब आएगा मजा। सब्जी में अच्छे से घी डाल डालकर उन्होंने खाना टेबल पर सर्व किया। अरे आज तो आप दोनों बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं प्रियांशु जी, बस वो आज खाना ना बड़ा टेस्टी बना है तो सबको खाने में मजा आएगा, यही सोच सोच कर खुश हो रहे थे हम दोनों। खाइए ना आप सब। ये क्या बना दिया बहू? मुझे तो लगा था तुम इतनी खुश होकर कह रही हो तो आज कुछ अच्छी सी सब्जी बनाई होगी तुमने, लेकिन इसमें तो वैसा ही स्वाद आ रहा है। हाँ बहू, गांव में इतने दिन इतनी अच्छी सब्जी खाने के बाद अब तो ये सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही। एक काम करो, मुझे अचार लाकर दे दो, मैं उसके साथ ही खा लूंगा। हाँ, ये सब्जी तो मुझसे भी नहीं खाई जा रही। एक काम करो, सबको अचार ही दे दो। क्या? अरे क्या क्या, जाओ जल्दी से अचार लेकर आओ। उन दोनों ने सब्जी को एक एक चम्मच खाया और उसके बाद सारा खाना अचार के साथ ही खाया। अब दोनों बहुएं फिर से सोच में पड़ गई। जब चाची जी ने सब्जी में घी डाला था तो सबको बहुत पसंद आया, और हमने डाला तो इन्होंने सब्जी ही छोड़ दी। कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी दीदी? पक्का चाची जी ने सब्जी में घी ही डाला था ना? हाँ, मतलब सब्जी में ऊपर से तो घी ही डाल सकते हैं, घी के अलावा और क्या डाल सकते हैं? मुझे तो टेस्ट भी ना घी जैसे ही आ रहा था। दीदी आ तो रहा था, लेकिन एक बार चाची जी से पूछ ले, क्या पता हम ही कुछ गलत कर रहे हो, वरना अगर चाची जी ने सब्जी में घी डाला होता तो फिर हमारी सब्जी भी टेस्टी लगती। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, एक बार चाची जी से फोन करके पूछ लेते हैं। दोनों बहुएं अपनी चाची सास को फोन करती हैं। प्रणाम चाची जी, कैसी हैं आप? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बहू, तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई, बोलो क्या बात है? चाची जी, हम इतने दिन गांव में रहे ना, तो आपके हाथ की सब्जी खाने में हमें बड़ा मजा आया, लेकिन आपकी सब्जी जैसा स्वाद हमारी सब्जी में नहीं आ रहा। हमने सब्जी में घी भी डाला लेकिन वैसा टेस्ट नहीं मिला। अरे बेटा, वैसा टेस्ट कहाँ से मिलेगा, वो घी नहीं था, मक्खन था। मक्खन? आपने सब्जी में मार्केट वाला बटर डाला था चाची जी? अरे मार्केट वाला नहीं बेटा, घर के दही को मथ के बनाया था। घी का स्वाद भी सब्जी में अच्छा लगता है, लेकिन मक्खन जैसा स्वाद नहीं आता। एक बार मक्खन डालकर देखो सब्जी में, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। जी ठीक है चाची जी, थैंक यू, प्रणाम। क्या कहा चाची जी ने? अरे उन्होंने तो सब्जी में घी डाला ही नहीं था, वो तो मक्खन था जो उन्होंने घर पर दही से बनाया था। अच्छा, इसका मतलब अब हमें भी सब्जी में मक्खन डालना पड़ेगा, और यहाँ पर तो वैसा मक्खन मिलता ही नहीं है, घर पर दही जमा कर ही निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब मम्मी जी पापा जी को खाना पसंद आए, इसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आज से 2 किलो दूध एक्स्ट्रा मंगा लूंगी। अब हर रोज घर में 2 किलो एक्स्ट्रा दूध आने लगा। उन्होंने 2 किलो दूध की दही जमाई और अगले दिन, अरे यार, कितनी देर तक मथनी पड़ेगी ये दही? इससे मथते मथते तो मेरा हाथ में दर्द आ गया। अब थोड़ी देर तुम इसे मथ लो पूजा। दीदी मैं सब्जी काट रही हूँ, फिर आटा गूंथना है, आप ही कर लो ना। अरे नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, आटा मैं गूंथ दूंगी, तुम ये कर लो। अच्छा ठीक है। अब दही से मक्खन निकालना कोई इतना आसान काम तो है नहीं। दही से मक्खन निकालते निकालते दोनों के हाथ टूट गए। ये भगवान, मुझे तो लग रहा था थोड़ी सी देर में मक्खन निकल जाएगा, लेकिन इसने तो मेरी पूरी जान ही निकाल दी। सच में, पर ये तो शुक्र है कम से कम आज इन सबको खाना पसंद आ जाएगा, चाची जी की जैसी ही मक्खन वाली सब्जी। लेकिन मक्खन ना जरा भर भर के डालेंगे तभी अच्छा टेस्ट आएगा। हाँ दीदी, कम से कम 2-3 चम्मच तो डाल ही देते हैं। सब्जी टेस्टी लगे इसलिए दोनों बहुएं सब्जी में कई चम्मच भरकर मक्खन डाल देती हैं और आज फिर से बड़ी खुश होकर सबको खाना सर्व करती हैं। बड़ी खुश हो रही हो दोनों, कोई तीर मार लिया है क्या? आज खाने में हमने कुछ अलग किया है मम्मी जी, देखना आज आपको सब्जी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, बोल तो तुम दोनों कल भी यही रही थी, पर हुआ तो वही ना जो पहले होता था। पर आज ऐसा नहीं होगा मम्मी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, देखता है। अब दोनों ने सब्जी में इतना ज्यादा मक्खन डाला हुआ था कि सब्जी में सब्जी का टेस्ट कम और मक्खन का टेस्ट ही आए जा रहा था। अरे बहू, तुम दोनों ऐसे सपने क्यों दिखाती हो जो पूरे ही नहीं हो सकते?
इस सब्जी के लिए तुम दोनों इतनी खुश हो रही थी? क्यों, क्या हुआ पापा जी? तुम दोनों क्यों हमारा पारा हाई करना चाहती हो? बेटा क्या सब्जी बनाई है, ये कैसा टेस्ट है इसका? क्या मतलब आज भी सब्जी अच्छी नहीं बनी? क्या आज क्या सब्जी 5 स्टार होटल के शेफ ने बनाई है जो हमें अच्छी लगेगी? पता नहीं हर रोज कोई ऐसे इतनी बुरे टेस्ट की सब्जी कैसे बना सकता है। आज तो मुझे भी सब्जी का टेस्ट कुछ अजीब सा लग रहा है। आप तो रहे नहीं तो प्रियांशु जी, एक तो इतनी मेहनत करके हमने सब्जी बनाई, ऊपर से तारीफ तो छोड़ो बुराई कर रहे हो। अरे लेकिन सच में सब्जी में अलग सा ही टेस्ट आ रहा है। शायद सब्जी में आज मसाला कम हो गया है। अच्छा, सब्जी में इतना मक्खन डालेंगे तो मसाले का टेस्ट तो कम हो ही जाएगा। अगले दिन, दीदी कल सब्जी में इसलिए टेस्ट नहीं आया था क्योंकि मक्खन की वजह से मसाला कम हो गया था, लेकिन आज ना हम पहले ही ज्यादा मसाला डालेंगे तो सब्जी बहुत मस्त लगेगी। हाँ एक काम कर, मैं सब्जी बना लेती हूँ, तब तक तुम मक्खन निकाल ले। क्या मक्खन? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं निकालने वाली। कल मक्खन निकालने के चक्कर में मेरे हाथों में दर्द हो गया था। हाँ तो तुमने अकेले ने थोड़ी ना मक्खन निकाला था, मैंने भी तो मदद की थी। और आज मैं सब्जी बना रही हूँ ना, तो मक्खन तुम निकालो। नहीं, मैं सब्जी बना दूंगी लेकिन मक्खन नहीं निकालूंगी। मक्खन तो आपको ही निकालना पड़ेगा। देखो आज ना मेरा मक्खन निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आज तुम निकाल लो, कल मैं निकाल दूंगी बस। ठीक है, लेकिन कल आपको ही निकालना पड़ेगा। जैसे तैसे मुंह बनाकर पूजा मक्खन निकाल देती है, लेकिन हर रोज अब उनकी इस बात पर लड़ाई होती कि आखिर मक्खन निकालेगा कौन। इसी तरह कई दिन बीत गए। अरे हम तो मक्खन निकाल निकाल कर भी परेशान हो गए, लेकिन मजाल है कि अभी भी इनको हमारे हाथ का खाना पसंद आया हो। अभी भी सब्जी में वैसी ही कमियां निकालते रहते। लगता है हम दही ठीक से जमा नहीं रहे, इसलिए मक्खन अच्छा नहीं बन रहा है। वो दोनों आपस में बात कर रही थी कि डॉरबेल बजती है। पूजा जाकर दरवाजा खोलती है। अरे भैया आप इस टाइम? दूध तो आप सुबह देकर चले गए थे। हाँ मैडम जी, लेकिन दूध का बिल देना भूल गया था, आपका पिछले महीने का बिल। पूजा वो बिल लेकर अंदर किचन में गरिमा के पास जाती है और बिल देकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाप रे बाप, 12,000 का बिल। अगर ये बिल घर में किसी ने देख लिया ना तो हमारी वाट लगा देंगे। इस मक्खन के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिया हम दोनों ने। लेकिन तारीफ तो फिर भी नहीं हुई। ऐसा क्या था उस मक्खन में जो चाची जी सब्जी में डालती थी? वो सब्जी तो सबको बहुत अच्छी लगती थी, और जब हम सब्जी में मक्खन डाल रहे तो किसी को पसंद नहीं आ रही। अगले दिन, अरे गरिमा पूजा देखो तो कौन आया है। दोनों बाहर आती हैं। अरे चाची जी आप, मैं और गरिमा दीदी अभी आपको याद कर रहे थे और देखो आप आ गई। बहुत अच्छा लगा जो आप हमसे मिलने आई। हाँ चाची जी, अब आप इस बार आई हो ना तो कम से कम 4-5 महीने रुक कर ही जाना। अरे इतने दिन नहीं बहू, मैं तो बस कुछ दिन के लिए आई हूँ। अरे ऐसे ही खड़ी रखोगे क्या अपनी चाची जी को? चलो जाओ अपनी चाची जी के लिए कुछ खाने पीने को लेकर आओ। जी मम्मी जी। गरिमा और पूजा किचन में जाती है और चाची जी के लिए चाय की जगह दूध का बड़ा सा ग्लास भर कर ले आती है। अरे दूध? हाँ चाची जी, आपको चाय कम पसंद है ना, इसलिए आपके लिए गर्मा गर्म दूध। इसमें आपके लिए स्पेशल दूध का मसाला भी डाला है। सब्जी में मसाले तो ठीक से डाले नहीं जाते, आए बड़े दूध में मसाला डालने वाली। क्या कहा मम्मी जी? अब ये सब छोड़ो, जाकर खाना बना लो और थोड़ा अच्छा खाना बनाना, कहीं अपनी चाची जी के सामने बेइज्जती ना करवा दो। अरे ऐसी क्या बात है जीजी, बहुएं खाना तो अच्छा ही बनाती है, बस खाने में दाल जरूर बना लेना बेटा। मेरा ना आज दाल खाने का मन कर रहा है। जी ठीक है चाची जी। दोनों ने किचन में जाकर खाना बनाया और हर रोज की तरह आज भी खाने में खूब सारा मक्खन डाल दिया। बाकी किसी को ना सी, चाची जी को तो खाने में मजा आ ही जाएगा, और जब चाची जी हमारी तारीफ करेंगी ना तब सबको समझ में आएगा हम कितना अच्छा खाना बनाते हैं। टेबल पर खाना सर्व होता है, लेकिन सबके साथ साथ आज तो चाची जी ने भी खाना खाते ही मुंह बना लिया। बेचारी कुछ नहीं बोली। तुम दोनों को पहले ही बोला था ना अच्छा खाना बनाना, पता नहीं ये कैसा अजीब सा स्वाद आ रहा है इसके अंदर। सुमित्रा ने अपने घर पर कितना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया था हमें, और तुम उसे ये खाना खिला रही हो। अरे नहीं जीजी, खाना तो अच्छा बना है, मुझे तो ऐसा ही खाना पसंद है। बहुत अच्छा बनाया है बेटा तुम दोनों ने। हमें पता था चाची जी आपको ये खाना बहुत पसंद आएगा। इन सबको ना हमारी कदर ही नहीं है। क्यों खामखा इनकी तारीफ कर रही हो सुमित्रा, बिना बात के झाड़ पर चढ़ जाएंगी। अब सुमित्रा जी बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पाई। उन्होंने चुपचाप खाना खा लिया, लेकिन खाना खाने के बाद, अरे बहू तुम अभी तक किचन में ही हो? हाँ चाची जी, बस थोड़े से बर्तन धोने हैं, उसके बाद हम भी रूम में चले जाएंगे। आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं बहू कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ पूछना था। बोलिए ना चाची जी, क्या बात है?
तुम दोनों सच सच बताओ, तुमने सब्जी के अंदर क्या डाला था? क्या मतलब? मतलब कि सबके सामने मैंने बोला नहीं, लेकिन सब्जी में कुछ अलग सा, थोड़ा अजीब सा टेस्ट आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मक्खन की सब्जी बनाकर खिला दी है तुम दोनों ने। मक्खन की सब्जी नहीं चाची जी, सब्जी में मक्खन डाला था। आपने बोला था ना सब्जी में मक्खन डालकर अच्छा टेस्ट आता है, और आप भी तो सबको सब्जी में मक्खन डालकर देती थी, तो सबको वो सब्जी बहुत टेस्टी लगती थी। लेकिन हम तो इतने टाइम से सब्जी में मक्खन डाल रहे हैं, लेकिन हमारी सब्जी की कोई तारीफ ही नहीं कर रहा। अरे बेटा, मैंने तुम्हें सब्जी में मक्खन डालने को कहा था, मक्खन में सब्जी नहीं। तुमने सब्जी में इतना ज्यादा मक्खन डाल रखा था कि मक्खन के अलावा किसी और चीज का टेस्ट ही नहीं आ रहा था। सब्जी में एक एक चम्मच मक्खन बहुत रहता है, उसी से अच्छा टेस्ट आता है। अगर ज्यादा मक्खन डाल दोगी तो पूरी की पूरी मक्खन की सब्जी बन जाएगी। शायद इसीलिए किसी को पसंद नहीं आ रही। क्या? और हमें लगा जितना ज्यादा मक्खन डालेंगे सब्जी उतनी ज्यादा अच्छी लगेगी। नहीं बेटा, चीज चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसकी मात्रा अधिक या कम हो जाए तो वो खराब लगने लगती है। अब से तुम सब्जी में 1 चम्मच मक्खन डालना, फिर देखना सब कैसे तुम्हारी तारीफ करते हैं। जी ठीक है चाची जी, हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन दोनों सब्जी बनाती हैं और अब सबकी कटोरी में 1-1 चम्मच मक्खन से ज्यादा मक्खन नहीं डालती। आज फिर से बड़ी खुश हो रही हो तुम दोनों, लेकिन चिंता मत करो, सब्जी तुम्हारी वैसी बनी होगी। आज तो गारंटी है मम्मी जी, सब्जी 1 नंबर बनी है। चलो फिर खा कर देखता है। अरे वाह, आज तो कमाल ही हो गया। आज तुम्हारे हाथ की सब्जी, ऐसा क्या डाल दिया सब्जी में? बस हमारा सीक्रेट है मम्मी जी। भाई जो भी सीक्रेट है, लेकिन अब से सब्जी ऐसे ही बनाना। बहुत टेस्टी बनेगा। सच कहूं बहू, आज आया है सब्जी का असली स्वाद। आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। उनकी चाची सास उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फाइनली चाची जी की एक छोटी सी गाइडेंस से सबको उन दोनों के हाथ का खाना पसंद आ जाता है। और इतने समय से जो वो दोनों सबसे अपने खाने की तारीफ सुनना चाहती थी, वो आज फाइनली मिल ही जाती है। अरे छी 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 छी, ये सुबह सुबह मुंह पर क्या पोत लिया तूने? कैसी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। गंदी बदबू लग रही है आपको मम्मी जी? अरे स्किन को ब्राइट और यंग रखने के लिए ये विटामिन सी वाला फेस पैक है। इसे लगाने के बाद स्किन पर मेकअप भी इतना अच्छा लगता है। भगवान जाने, तू और तेरा ये मेकअप कभी खत्म ही नहीं होता। हर रोज तेरे मेकअप का कोई ना कोई सामान तो वो फटफटिया वाला लेके ही आता है। शुक्र है कि आज तेरा कोई पार्सल नहीं आया। शांति देवी के इतना कहते ही टिंग टोंग डोरबेल बजती है। अभी तक तो पार्सल नहीं आया था, लेकिन शायद अब आ गया मम्मी जी। आप जाकर पार्सल ले आइए ना, मैंने फेस पैक लगाया हुआ है। हाँ लाती हूँ। शांति जाकर पार्सल रिसीव करती है। अरे भाई अब तो ले लिया, ये यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ अब। आंटी जी इसके पैसे? पैसे? पैसे नहीं दिए क्या बहू तूने इसके? नहीं ना मम्मी जी, मैं कैश ऑन डिलीवरी देती हूँ, अभी आप दे दीजिए। अच्छा ठीक है, कितने का है ये? 100 रुपये का? क्या मजाक करिए आंटी जी, ये 2700 रुपये का पार्सल है। हैं? क्या कहा? 2700? ऐसा क्या है इसमें? वो तो मैं नहीं जानता, आप जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे आगे भी जाना है। हाँ दे रही हूँ। पता नहीं कहाँ जाना है जो इतनी जल्दी हो रही है। ये ले पैसे। शांति पार्सल लेकर अंदर आती है। ये ले तेरा सामान। कोई गहना वहना मंगाया है क्या जो इतना महंगा आया है? मेरे लिए तो ये मेरा गहना ही है मम्मी जी। वो कहते हैं ना, श्रृंगार ही औरत का असली गहना होता है, तो इसमें मेरा गहना मतलब कि मेरा श्रृंगार है, मेरी न्यू लिपस्टिक। क्या इसमें लिपस्टिक है? हैं? लिपस्टिक? हाँ मम्मी जी, इसमें लिपस्टिक है। क्यों, क्या हो गया? आप इतना चौंक क्यों रही हैं? हे भगवान, तू क्या पागल हो गई है बहू? एक लिपस्टिक के 2700 रुपए? अरे इतने पैसों में तो 100 लिपस्टिक खरीद लाऊं। मम्मी जी ये क्वालिटी की बात है, और वैसे भी ना आजकल ये लिपस्टिक बहुत ट्रेंड में है, सब इन्फ्लुएंसर्स यही लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं। इनकी एप्लीकेशन इतनी परफेक्ट है और इसका शेड तो एकदम डिफरेंट, इसे लगाते ही मेकअप एकदम खिल के आता है। आज मैं यही लिपस्टिक लगाऊंगी। नीलू नहा धोकर अच्छी तरह मेकअप करके वो लिपस्टिक लगाकर हॉल में आती है। मैंने कहा था ना मम्मी जी कि इस लिपस्टिक से मेकअप एकदम खिल के आता है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। मेरा मेकअप आज एकदम नेचुरल लग रहा है। 10 किलो मेकअप थोप के बोल रही है, लग रही हूँ एकदम नेचुरल।
थोड़ा तो भगवान का ही खौफ कर ले बहू। आप भी ना, आपको मेकअप की नॉलेज तो है नहीं। अच्छा वो सब छोड़िए, ये देखिए मार्केट में ये न्यू ब्रांड लॉन्च हुआ है। इसका आईलाइनर तो देखिए, कितना परफेक्ट विंग आईलाइनर लग रहा है इससे। इस बार तो मैं यही आईलाइनर मंगवाऊंगी। अरे पिछले हफ्ते ही तो तूने ऐसा लाइनर मंगवाया था, इतनी जल्दी खत्म हो गया क्या वो? नहीं ना, अभी तो वो बहुत चलेगा, लेकिन मुझे ये आईलाइनर लेने का बहुत मन है। देखिए तो कितना मस्त है, मुझसे ना वेट ही नहीं हो रहा। मैं ऑर्डर कर देती हूँ। ये हो गया मेरा ऑर्डर, प्लीज कल तक आ जाएगा। अरे अरे ये क्या है? हे भगवान, क्या हो गया तुझे? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? ये आई शेडो पैलेट रीस्टॉक हो गई, इतने दिन से आउट ऑफ स्टॉक थी। ये भी ऑर्डर कर देती हूँ, कल तक ये भी आ जाएगी। हे भगवान, बस भी कर दे अब। क्या क्या मंगवाएगी? तेरे हाथ में तो एक बार बस ये फ़ोन आ जाए, उसके बाद तो तू जो मेकअप तेरे सामने आता जाएगा सब कुछ मंगा लेगी। तेरे पूरे कमरे में तूने यही सब तो भर रखा है। हर चीज़ ना लिमिट में अच्छी लगती है। नहीं मम्मी जी, मेरे लिए मेकअप से प्यार की कोई लिमिट नहीं है। मेरे लिए मेकअप मुझे खुद से भी ज़्यादा प्यारा है। एक बार मैं दिन में खाना खाए बिना रह सकती हूँ, लेकिन मेकअप के बिना नहीं। वो तो हमें इतने साल में पता चल गया है बहू। घर को आधे से ज़्यादा तो तूने अपने मेकअप से ही भर दिया है। घर में राशन कम और तेरा मेकअप ज़्यादा दिखता है। अच्छा ठीक है ना मम्मी जी, अब आपका आराम करने का टाइम हो गया है ना, जाइए जाकर आराम कर लीजिए। हाँ हाँ जा रही हूँ। शाम के समय। अरे यार, कपबोर्ड में मेरी शर्ट्स रखी थी, सारी की सारी कहाँ चली गई? और ये सब तुमने क्या रखा हुआ है यहाँ पर? ये लिपस्टिक, ये फाउंडेशन, बाप रे बाप, इतना सारा मेकअप का सामान। लिपस्टिक की सेंचुरी पूरी करनी है क्या तुम्हें? इतने तो पूरी दुनिया में कलर नहीं है जितने कलर की तुम्हारे पास लिपस्टिक्स हैं। अब प्लीज़ आप बिना माँ जी की तरह शुरू मत हो जाओ, और इनमें से देख के बताओ मैं कौन सी काजल लूँ, ब्लैक, वाइट या ब्लू? क्या अब काजल में भी कलर की वैरायटी आती है? तुम्हारे पास इतने सुंदर ब्लैक काजल है तो सही, अभी पिछले महीने ही तो लिया था। वही तो, पिछले महीने लिया था, अब नया लेना है। एक काम करती हूँ, तीनों ले लेती हूँ। हे भगवान, तुम्हारा क्या होगा? थोड़े दिन बाद हमारे कमरे में सिर्फ तुम्हारे मेकअप का सामान ही रह जाएगा। हम दोनों को तो ड्राइंग रूम में ही सोना पड़ेगा। अरे छोड़ो ना यार, मैं भी तुमसे क्या कह रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम पर। ये बताओ मेरी सारी शर्ट्स कहाँ रखी है? वो ना वहाँ ब्लू बैग रखा है ना, उसके अंदर आपके सारे कपड़े हैं। कपबोर्ड में बहुत जगह घेर रहे थे तो मैंने बैग में पैक कर दिए। मेरा मेकअप रखने के लिए मुझे स्पेस मिल गया। अरे यार, हद करती हो तुम। कुछ दिन बाद ये अलमारी भी भर जाएगी, तो क्या मुझे भी रूम से बाहर फेंक दोगी? मेरी जगह मेकअप रखोगी? तुम्हारा ये मेकअप का पागलपन ना धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। नीलू को कोई उसकी इस आदत के लिए कितना भी समझाए, लेकिन मजाल है जो उस पर किसी की बातों का कोई असर हो। अगले दिन, हे भगवान, अब क्या सामान आ गया तेरा? सुबह से 6 बार जाकर इतने बड़े बड़े डब्बे लेकर आ चुके हूँ। मेकअप का गोदाम खोलना है क्या तुझे इस घर में? क्या पता ऐसा हो भी जाए मम्मी जी। मेरा नया फाउंडेशन, कंसीलर, हाइलाइटर, नेल पेंट सब आ गया। एक मिनट, ये नेल पेंट्स तूने किसी दुकान से मंगाई है क्या, इतनी सारी? इतनी सारी काम मम्मी जी, सिर्फ 60 ही तो है। पूरे 2 महीने तक अब मुझे नेल पेंट की कोई टेंशन नहीं, हर रोज़ चेंज करके लगाऊंगी। अच्छा बेटा, तो फिर नेल पेंट ही क्यों, लिपस्टिक के भी अलग अलग 60 शेड मंगा लेती, फिर 2 महीने तक उसकी भी कोई चिंता नहीं होती। हाँ मम्मी जी, वो भी मंगाई है, बस आती होंगी। और उसके साथ ना मैंने 12 शेड्स के आईलाइनर भी मंगा लिए। अच्छा ऑफर आया हुआ था। हे भगवान, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। नीलू की बात सुनकर उसकी सास तो अपना सर ही पकड़ लेती है और एक बार फिर से डिलीवरी बॉय उनके घर की घंटी बजाता है और एक बार फिर से नीलू अपने हाथ में मेकअप के पार्सल का बड़ा सा बॉक्स लिए अंदर आती है। आज तो मैं ऐसा मेकअप करूंगी कि अमन जी मुझे देखते ही रह जाएंगे। बहू, एक कप चाय तो बना दे बेटा, बड़ी सुस्ती सी आ रही है। हाँ हाँ आई पापा जी। हे भगवान, इन्हें भी अभी ही चाय पीनी थी, अब मेकअप छोड़ के पहले इनकी चाय बनाओ। नीलू अपने हाथ में लिपस्टिक लिए हुए ही किचन में जाती है और सोहन लाल को चाय के साथ खाने के लिए बिस्किट की जगह अपनी लिपस्टिक दे देती है। ये आजकल किसी नए टाइप का बिस्किट आया क्या बेटा? बिल्कुल लिपस्टिक जैसा लग रहा है। लिपस्टिक जैसा?
अरे बिस्किट नहीं, ये तो मेरी लिपस्टिक ही है पापा जी। अच्छा वो आपने खाई नहीं, वरना मेरी नई के नई लिपस्टिक खराब हो जाती। ये भी अजूबा ही है, चाय बनाते हुए भी लिपस्टिक साथ में लेकर जाती है ये। अभी तक तो नीलू के ऑनलाइन मेकअप खरीदने के शौक ने उसके और अमन के कपबोर्ड को ही भरा था, लेकिन अब तो अपने बिस्तर को भी नीलू ने नहीं बख्शा। उस पर भी अपने मेकअप के सामान को किसी चादर की तरह बिछा दिया। अरे अरे ये क्या है? लगता है मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। कमरे में एक बस ये बिस्तर बचा था, इसे भी तुमने अपने मेकअप से भर दिया। अब हम सोएंगे कहाँ? जमीन पर मैंने गद्दा बिछा दिया है। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें सोना है तो तुम सो जमीन पर, मैं बाहर ड्राइंग रूम में सोने जा रहा हूँ। अरे लेकिन। चुप करो तुम। अमन गुस्से में ड्राइंग रूम में जाकर सो जाता है और सुबह जब नीलू नीचे गद्दे पर सोकर उठती है तो उसकी कमर का हाल किसी अकड़े हुए डंडे के जैसा हो जाता है। हे भगवान, कितना दर्द हो रहा है मेरी कमर में। ओई माँ, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। इस मेकअप ने तो सच में मेरी नानी याद दिला दी। नीलू जैसे तैसे उठकर नहा धोकर मेकअप करके बाहर सबके लिए नाश्ता बनाने जाती है। तभी फिर से गेट पर डिलीवरी बॉय उसका पार्सल लेकर आता है। हे भगवान, ये कितना और सामान मंगा लिया मैंने। एक तो पहले ही कमरे में कुछ रखने की जगह नहीं है। अरे रखने की छोड़ो, अब तो कमरे में सोने की जगह भी नहीं है। कहाँ रखूँ इस सामान को? क्या बात है बहू, आज पहली बार तू इस मेकअप के सामान को देखकर परेशान लग रही है, वरना तेरे चेहरे पर तो खुशी ही आती है मेकअप को देखकर। मैं खुश तो हूँ पापा जी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इस सामान को कहाँ रखूँ। मेरा तो कमरा पहले से ही पूरा मेकअप से भरा हुआ है। अरे तो चिंता क्यों करती है बहू, ये तुम मेरे कमरे में रख दे। मैंने भी ना आज अपने लिए मेकअप का सामान मंगवाया है, आता ही होगा। हैं? आप भी मेकअप करोगी? क्या मैं मेकअप नहीं कर सकती क्या? तभी डोरबेल बजती है। आ गया मेरा भी सामान। नीलू तो फिर भी हर रोज़ के 5-7 पार्सल मंगाया करती थी, लेकिन उसकी सास ने तो पूरे साल के पार्सल एक ही दिन में मंगा लिए। सभी कमरे, स्टोर रूम, यहाँ तक कि रसोई में भी अब राशन की जगह उन दोनों का मेकअप का सामान भर गया। हे भगवान, इस मेकअप को देखकर तो अब मेरा सर चकरा रहा है। थोड़ी चाय बना कर लाती हूँ। नीतू किचन में जैसे ही चाय बनाने जाती है तो उसे चाय पत्ती के डब्बे में आईलाइनर और चीनी के डब्बे में नेल पेंट मिलती है। ये क्या है? ये आईलाइनर और ये नेल पेंट है बहू। चीनी और चाय पत्ती के डब्बे में? अरे सिर्फ चीनी और चाय पत्ती के डब्बे में नहीं, इन सभी डब्बों में मैंने मेकअप का सामान भरा है। अब कोई जगह बची ही नहीं थी तो मुझे सारा सामान इन डब्बों में ही रखना पड़ा। और सारा राशन? अरे वो तो मैंने राशन वाले को बेच दिया। क्या? आप मेरे साथ मजाक कर रही हो ना मम्मी जी? अरे नहीं नहीं, मैं भला तेरे साथ मजाक क्यों करूंगी? अरे मम्मी जी, ये मजाक नहीं तो और क्या है। आपने सारा राशन वाले को बेच दिया, वो भी मेकअप रखने के लिए। अब हम खाना कैसे खाएंगे? अरे बस इतनी सी बात। जैसे तू ये मेकअप पूरा दिन ऑनलाइन मंगाती रहती है, वैसे ही हर रोज़ खाना भी बाहर से मंगा लेंगे। मैं तो सोच रही हूँ एक दूसरा घर भी हम किराए पर ले लेते हैं। इस घर में मेकअप का सारा सामान रखेंगे और उस घर में सोने के लिए 2 कमरे खाली रख लेंगे। क्या? हाँ, मैंने तो एक घर देख भी लिया है। अपनी सास की ये बात सुनकर नीलू के तो होश ही उड़ जाते हैं। घर में हर जगह मेकअप ही मेकअप देखकर उसे अब मेकअप और ऑनलाइन शॉपिंग से ही नफरत हो जाती है। उसी दिन वो अपने सारे मेकअप को सेल करके अपने घर को नॉर्मल बनाती है और फिर कभी ऑनलाइन मेकअप की शॉपिंग करने से तौबा कर लेती है। और नीतू की सास का ये अफलातुन प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है। करिश्मा के ससुराल वालों को वैसे तो करिश्मा से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी, लेकिन एक आदत थी जो अच्छी नहीं थी, और वो ये थी कि करिश्मा कभी किसी की कोई बात नहीं मानती थी। लेकिन अगर उसे अपनी कोई बात मनवानी हो तो जिद पर अड़ जाती थी। करिश्मा का पति अविनाश और करिश्मा के सास ससुर सब इस बात से बहुत परेशान थे। अविनाश, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, आज शाम को जल्दी फ्री होकर घर आ जाना। करिश्मा, इस वक्त तो मेरे पास बहुत काम है। हम शॉपिंग के लिए अगले हफ्ते चलते हैं। नहीं, मुझे आज ही शॉपिंग के लिए जाना है, मतलब जाना है। करिश्मा, मैंने कहा ना मेरे पास ऑफिस का बहुत काम है, मैं नहीं चल पाऊंगा।
मैं कुछ नहीं जानती। अगर आप मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं गए तो मैं अपनी मायके चली जाऊंगी। और तुम्हारी मम्मी की तबीयत पहले से ही खराब है, सोच लो कौन ध्यान रखेगा उनका। अरे बेटा, तुम कभी तो अपने पति की बात सुन लिया करो। एक हफ्ते में क्या बिगड़ जाएगा। मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं झुकूंगी नहीं। शाम को अविनाश करिश्मा को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है। अविनाश, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आ रहा है। अरे लेकिन ये पूरे 20,000 का है। तो क्या हुआ, मुझे ड्रेस पसंद है और मुझे लेना है। करिश्मा, इस बार बजट थोड़ा गड़बड़ हो गया यार। अगले महीने तुम ये ड्रेस ले लेना। कभी तो अपनी जिद छोड़ दिया करो ना डार्लिंग। मैं यही ड्रेस लूंगी, कहा ना मैं झुकूंगी नहीं। कुछ दिनों के बाद, करिश्मा बेटा, अविनाश के मामा जी हमारे घर आ रहे हैं। देखो, हमारे सामने तो तुम कैसे भी कपड़े पहन लेती हो, लेकिन उनके सामने बस एक दिन के बाद बेटा साड़ी पहन लेना। हाँ? अरे अविनाश के मामा जी आ रहे हैं तो मैं क्यों साड़ी पहनूं? करिश्मा, हम सब तुम्हारी बात मान लेते हैं ना, कभी तुम भी तो हमारी कोई बात मान लिया करो। कितनी बार कह चुकी हूँ मैं झुकूंगी नहीं। अगले दिन, और अविनाश, हमारे घर की बहू है तो साड़ी पहन कर रहती है, तुम्हारी बहू तो पजामा टी शर्ट पहन कर घूम रही है। अब क्या बताए, बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन किसी की बात नहीं सुनती। हर बात पे कहती है मैं झुकूंगी नहीं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। अरे करिश्मा बेटा, जरा इधर तो आओ। जी मामा जी, बताइए क्या हुआ? अरे वैसा तो तुम बहुत प्यारी हो बेटा, लेकिन तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि कोई बड़ा घर आता है तो उसके पैर छूने चाहिए। देखिए मामा जी, मैं किसी के आगे झुकती नहीं, दिल से सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं झुकूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। सुन लिया आपने मामा जी, समझा समझा कर थक गए हम, किसी की नहीं सुनती। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी, आज मेरी सहेली ने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया था, तो आज अविनाश के लिए खाना आप बना देना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी खाना। तुम आराम से अपनी सहेली से मिलकर आ जाओ, कोई बात नहीं। जो भी काम है करके आओ, ठीक है? थैंक यू मम्मी जी। अरे मम्मी, करिश्मा आपकी कोई बात नहीं सुनती और आपने कितनी आसानी से उसकी बात मान ली। इस घर में सब उसकी बात मानते हैं लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। जब भी उसे समझाते हैं बस एक ही बात कहती है, मैं झुकूंगी नहीं। तो मम्मी, आपको भी उससे कहना चाहिए था ना, घर का खाना बना कर जाए। आपको भी उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। अरे बेटा, बहू है वो मेरी, अब क्या मैं उसके बराबरी करूंगी? और तुम्हारे लिए ही तो खाना बनाना था। अरे कोई बात नहीं बेटा। कुछ महीनों के बाद, बहू, अविनाश का प्रमोशन होने वाला है ना? पंडित जी ने कुछ कहा था मुझसे। क्या कहा था मम्मी जी? और पंडित जी कह रहे थे कि अविनाश की पत्नी 4 सोमवार का व्रत रखे, इस बार उसका प्रमोशन पक्का है। लेकिन मम्मी जी, मुझसे तो भूखा रहा ही नहीं जाता, मैं कैसे व्रत करूंगी? अरे बेटा, तू फल खा लेना, दूध पी लेना, बस एक टाइम का व्रत रख अविनाश की तरक्की के लिए। लेकिन मम्मी जी, आप भी तो व्रत रख सकती है ना, वो आपका भी तो बेटा है। अरे समझने की कोशिश करो बहू, पंडित जी ने तुम्हें ही व्रत रखने के लिए कहा है, वरना मैं तो कब का कर लेती। नहीं मम्मी जी, मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। अरे बेटा, कभी कोई बात सुन भी लिया करो, तुम तो कोई बात नहीं मानती मेरी। मम्मी जी, मैंने कह दिया ना कि मैं व्रत नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। कह तो चुकी हूँ कई बार कि मैं झुकूंगी नहीं। करिश्मा अपने परिवार में किसी की कोई बात नहीं सुनती। वो किसी की बात सुनकर उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। कुछ दिनों के बाद करिश्मा अपने पति अविनाश के साथ घूमने जाने का प्लान बनाती है। मम्मी जी, मैं और अविनाश 2 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे क्या परेशानी होगी, आराम से घूम कर आओ। वैसे कब निकलने वाले हो? मम्मी, मैं तो करिश्मा से कह रहा था कि सुबह के वक्त निकलते हैं ताकि शाम होते होते पहुंच जाए। नहीं, मुझे रात को ट्रैवल करने में बहुत मजा आता है और अब तो हम रात को ही जाएंगे। लेकिन बेटा, खुद की गाड़ी से रात के वक्त ट्रैवल करना खतरनाक हो सकता है, क्या फायदा, दिन में चली जाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ मम्मी, लेकिन ये सुनती ही नहीं।
मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ रात में ही ट्रैवल करना है और गाड़ी भी तुम ही चलाओगे। बेटा इस बार तो तुम्हें यह बात माननी ही होगी, यह तुम्हारी सुरक्षा का सवाल है। मैंने कह दिया ना, हम रात में ही जाएंगे और मैं इस बात के लिए झुकूंगी नहीं। करिश्मा की जिद के आगे अविनाश की एक नहीं चलती और वो दोनों रात को गाड़ी लेकर शहर से बाहर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में अविनाश की गाड़ी खराब हो जाती है, तभी वहां पर 4-5 गुंडे पहुंच जाते हैं। इतनी रात को बेबी को लेकर कहाँ टहलने निकले हैं भाई साहब? अरे जरा वक्त का तो ख्याल किया होता, इतनी रात को अपनी बीवी को घुमाने चले हो। देखो हम शरीफ लोग हैं, हमें जाने दीजिए। लेकिन हम तो शरीफ लोग नहीं है ना। अपनी मैडम से बोलो अपने गले का हार और ये सोने की चूड़ियां चुपचाप उतार कर दे दे। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली, जाओ यहाँ से, आए बड़ी चूड़ियां लेने वाले। अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो चुपचाप ये चूड़ियां और हार उतार कर दे दो, वरना ये आज बचेगा नहीं। करिश्मा, अगर तुम्हें मेरी और अपनी जान प्यारी है तो अपने गहने उतार कर प्लीज इन गुंडों को दे दो। ए गुंडा किसको बुला रहे हैं? हाँ, सॉरी भाई साहब, गलती हो गई। मेरा मतलब करिश्मा, अपने गहने उतार कर इन भाई साहब को दे दो। मैं अपने गहने किसी को नहीं दूंगी। दूसरा गुंडा चाकू निकालकर अविनाश के गले पर रख देता है। अब भी नहीं दोगी तो तुम्हारे पति की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी, सोच लो। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे कहने से कुछ हो जाएगा? मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं अपने गहने नहीं देने वाली, मैं किसी के आगे झुकूंगी नहीं। करिश्मा, ये तुम्हारे घर वाले नहीं है जो तुम्हारे झुकूंगी नहीं कहने से चुपचाप बैठ जाएंगे। ये मुझे सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन अगर मैंने इन लोगों की बात मान ली तो मैं झुक जाऊंगी ना। अरे तो क्या परेशानी है? तुम्हारे झुकने से अगर मैं जिंदगी भर सीधा खड़ा रह सकता हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? दे दो अपने गहने। करिश्मा रोते हुए अपने गहने उतारकर उन गुंडों को दे देती है। गुंडे गहने लेकर वहां से भाग जाते हैं। करिश्मा और अविनाश वापस अपने घर पहुंचते हैं। अरे बेटा क्या हुआ? तुम ऐसी हालत में, और करिश्मा तुम्हारे सारे गहने कहाँ हैं? मम्मी, आपका बेटा जिंदा दिख रहा है, ये कम है क्या? गहनों की छोड़ो, ये पूछो कि मैं जिंदा कैसे बच गया। अरे कैसी बात कर रहे हो अविनाश, जरा सोच समझ कर बोलो। मम्मी, आपकी ये झुकूंगी नहीं वाली बहू आज मेरी गर्दन कटवा देती अपने ना झुकने की आदत के चलते। क्या बात है करिश्मा, तुम मुझे सारी बात साफ साफ बताओ। करिश्मा अपने और अविनाश के साथ हुआ सारा किस्सा अपनी सास को सुनाती है। बहू, घर में तो तुम हमारी कोई बात मानती नहीं, सुनती नहीं, लेकिन तुमने गुंडों के सामने भी अपनी जिद चलाई। कमाल कर दिया भाई। तो क्या करती मम्मी जी, वो मेरे गहने छीन रहे थे ना। और गहने नहीं देती तो वो तुम्हारा पति छीन लेते, उसका क्या? लेकिन मैं उनकी बात कैसे मान लेती, मैं कैसे झुक जाती? अब भी तो झुकना पड़ा ना, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। हाँ, नहीं तो मैं उनसे कह देती मैं झुकूंगी नहीं। अरे ठीक है बहू, तुम्हें नहीं झुकना मत झुको, लेकिन देखो तुम दोनों बहुत डरे हुए और थके लग रहे हो। अभी जाकर अपने कमरे में आराम करो और रात को पिकनिक पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी, अभी तो मैं आराम करने जा रही हूँ। मैं एक बार गुंडों के आगे झुक गई, उनकी बात मान ली और अपने गहने दे दिए, लेकिन याद रखिएगा इस घर की 4 दीवारी के अंदर तो मैं कभी भी, मेरा मतलब कभी भी मैं झुकूंगी नहीं। अंबिका निवास में पिछले 40 सालों से रूपा का राज चल रहा था। रूपा के 2 बेटे थे और दोनों ही रूपा की सांस सांस गिनते थे। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। किस्मत से रूपा की दोनों बहुएं भी बहुत अच्छी आई थी। पोते पोती भी थे जो कि उतने ही अच्छे और संस्कारवान थे। पर कहते हैं ना, सातों सुख मिलने के बाद भी दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो सुखी नहीं होते। 2-2 थैलियाँ, इतनी महंगाई में इतनी सारी सब्जी कौन खरीदता है? लगता है आज तेरे घर में पार्टी होने वाली है रूपा। अरे काहे की पार्टी, खाना ही नसीब हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई, अब तो तेरे छोटे बेटी की शादी हो गई, 2-2 जवान बहुएं हैं, घर पर काम तो करती ही होंगी। अरे हमारा ज़माना अलग था सुषमा, जब एक अकेली बहू 40-50 लोगों के लिए 3 वक्त की रोटियां बना देती थी और चू भी नहीं करती थी। पर यहाँ तो 2-2 बहुएं मिलकर भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने भर में ही थक जाती है। अब क्या ही बोलूँ।
अपने मुंह से अपने घर की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना मुझे शोभा नहीं देता सुषमा। उन लोगों को हमारे घर की इज्जत की नहीं पड़ी, पर मुझे तो पड़ी है ना। कोई बात नहीं रूपा, क्या करेगी, ये तो आज सभी के घर का हो गया है। रूपा की बात सुनकर सुषमा उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे चली जाती है और रूपा अपने घर के लिए निकल जाती है। जैसे ही थैलियाँ लेकर रूपा अपने घर पहुंचती है, उसकी बहुएं भागकर दरवाजे पर आती है और उसके हाथ से सब्जी की थैलियाँ ले लेती है। ओहो, क्या ज़रूरत थी मम्मी जी मार्केट तक जाने की। हाँ हाँ, 2-4 लोगों का चेहरा भी ना देखूं, घर में बैठी बैठी बीमार पड़ जाऊं मैं, यही चाहती है ना तू? नहीं, भाभी के कहने का मतलब है मम्मी जी कि अगर आप बाजार गई भी थी तो इतनी भारी थैलियाँ उठाने की क्या ज़रूरत थी आपको? अरे भूख भी लगती है इंसान को, यहाँ तो 9-10 बजे तक नाश्ते का पता ही नहीं रहता, तो बाहर तो जाऊंगी ना। इसी बहाने कोई मेरी शक्ल देखकर 2 रोटी तो दे देता मुझे। मैं समझती नहीं क्या, तुम लोग चाहती हो कि पूरे समाज में मेरा रिश्ता खत्म हो जाए, ताकि जब तुम दोनों मिलकर मुझ पर अत्याचार करो तो मेरी गुहार सुनकर कोई मुझे बचाने भी ना आए। कीर्ति अपनी सास की बात सुनती हुई डाइनिंग टेबल पर पड़े खाली नाश्ते की प्लेट और चाय के कप को देखती है, जो कुछ देर पहले ही रूपा ने खाकर साफ किए थे। सॉरी मम्मी जी, आपको जो सही लगे आप कीजिए। वैसे ना बहुत सारी सब्जियां लेकर आई हैं आप, कौन सी सब्जी बना दूं? अरे सब्जी बनाते तो तुम लोग खुद की मर्जी का हो, इसलिए सारी सब्जियां लेकर आई मैं, किसी बहाने आज कुछ मेरी इच्छा का भी बन जाए। एक वक्त तो आज भाजी बना देना और पाँव में दूध वाले से मंगवा लूँगी। अच्छा याद आया, आज दूध वाले को मैंने पनीर लाने को बोला था, वो लेकर आएगा ही। शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी भी है, रात को मस्त पनीर चाउमीन बना देना। चाउमीन से आपको कब्ज़ नहीं हो जाएगी मम्मी जी? रात के वक्त पच तो नहीं पाएगा चाउमीन। यही तो बात है, यही बात है, यही कह रही थी मैं। 100 बहाने है तुम लोगों के पास, दुनिया भर की सब्जियाँ ले आई आज मैं, तो अब चाउमीन में बुराई निकालने लगी तुम। खाना मांग लिया, यही गलती करती ना मैंने। अरे बहू, क्या बुरा किया था मैंने तेरा। ये कहती हुई रूपा ज़ोर ज़ोर से रो रो कर चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके दोनों बेटे प्रवीण और राजेश अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। क्या बात हो गई माँ, आप रो क्यों रही है? सीमा क्या हुआ? मम्मी इस तरह से क्यों रो रही है? अरे मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी जी को क्या हुआ अचानक। क्या होगा बेटा, इतने संघर्षों से अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया और किसी पराई लड़की के हाथ पे सौंप दिया, उसे के बदले ये आंसू रिटर्न गिफ्ट में मिल रहा है मुझे। एक बार कुछ खाने को बनाने बोल दिया तो मुझे 100 सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस घर में क्यों खाना है, क्या खाना है। पर सही भी है, अरे क्यों ही मैं खाने का मन बनाऊं, मेरी बहुओं के लिए तो मैं हूँ कितने दिन की, खाकर भी क्या कर लूँगी। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ कीर्ति? किस चीज़ की कमी है तुम्हें इस घर में? सब तो दिया है मैंने, ऐसा भी कि नहीं कि तुम्हें सब कुछ खुद करना पड़ता है। भाभी भी है साथ में, फिर भी मम्मी को खाना भी नहीं पूछ पा रही हो तुम। और कुछ इस तरह पूरे घर के माहौल को रूपा खराब कर देती है। कीर्ति और सीमा करती भी तो क्या, वो दोनों अपनी सास के इस नेचर से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। माहौल को ज़्यादा बिगड़ता देख दोनों चुपचाप किचन में चली जाती है। दोनों किचन में जाकर एक दूसरे से अपना मन का दुख कहना शुरू करती है। रोज़ की तरह फिर वही तमाशा, मेरी बहुएं मुझे खाना नहीं पूछती। हाँ भाई, खाना नहीं पूछते हम, आप तो हवा पर ही जिंदा है ना। इतनी दिव्य शक्ति दी है भगवान ने आपको कि आप पानी पीकर और हवा खाकर पिछले 10 सालों से जीवित हैं। अरे धीरे बोलना, अगर बाहर किसी ने सुन लिया तो जो लड़ाई ज़रा थमी है ना, इस बार दोगुनी तेज़ी से शुरू हो जाएगी। पर ये तो गलत बात है ना भाभी, जब देखो मम्मी जी सभी के सामने ये कह देती है कि हम उन्हें खाना भी नहीं पूछते। अरे भगवान जानता है, हमारा चिंटू 5 साल का होकर भी इतनी बार नहीं खाता जितनी बार हम मम्मी जी को खाना पूछते हैं, और वो भी ना पेट भर के खाती भी है। सुबह ही मैंने उन्हें 4 रोटियां खिलाई है और सब्जी भी उनके मनपसंद की थी। उसके बाद भी वो लोगों को पकड़ पकड़ कर कहती हैं हम उनके मनपसंद का खाना नहीं बनाते। अरे पर हम कर भी क्या सकते, किसको बोलने जाए? इस घर में हमारी सुनता ही कौन है? हमारे पति तो अपनी माँ के पल्लू से बंधे हुए हैं, वो तो कभी हमारी बात मानेंगे नहीं। दूसरे हमारे ससुर जी जो कि शादी के दिन से ही रूपा देवी के कहे पर चलते जा रहे हैं। अब इन सबको बर्दाश्त करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा है भी तो नहीं।
तभी दरवाजे पर दूध वाला अजित पनीर लेकर पहुंचता है। भागते हुए रूपा दरवाजे पर जाती है और अजित से पनीर लेकर उसे ऐसे देखने लगती है मानो रूपा को कितने सालों से पनीर खाने को ही ना मिला हो। क्या हो गया माँ जी, इतने गौर से कहाँ देख रही है आप? पनीर तो हम एकदम अच्छे क्वालिटी का फ्रेश छने से बना कर लाए, खाकर देखिए फिर कल बताइएगा कैसा लगा। अरे क्या बताऊंगी बेटा, ये पनीर मेरे नसीब में थोड़े ना आएगा। मेरी बहू खाने को पूछती भी कहाँ है मुझसे। कहा माँ जी, दोनों भाभी आपसे खाने को भी ना पूछती। देखकर तो नहीं लगा था कभी। कोई नहीं बता सकता कि बाहर से दिखने वाली इतनी सीधी भाभी अंदर से ऐसी होगी। ए भगवान, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते। भगवान न करे कहीं मेरी बीवी भी ऐसी निकल आए। कुछ समय गुजरता है और हद तब हो जाती है जब सीमा की ननद उसे फ़ोन करके कहती है, मैं कभी आप लोगों के बीच में बोलना नहीं चाहती थी भाभी, पर कम से कम भगवान का तो डर रखिए। इस उम्र में बूढ़ी सास को इस तरह प्रताड़ित करने में आपको शर्म नहीं आती? कृति बिल्कुल सही थी। मम्मी जी ने तो हद ही कर दी है। काम वाली, दूध वाला, अब दीदी। कल को पता चला मेरी माँ को भी फ़ोन लगाकर मेरी चुगली कर दी मम्मी जी ने। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस समस्या का हल तो निकालना ही होगा। और अगली सुबह सीमा और कृति अपनी अपनी बैग पैक करके मायके जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये एक साथ कहाँ जा रही हो तुम दोनों? वो क्या है ना मम्मी जी, हम दोनों ने सोचा है कि अपने पाप धोने गंगा स्नान पर चले जाएं। इस उम्र में अपनी सास को हम खाना तक नहीं पूछते। छी 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 छी, न जाने हमारी बुद्धि कहाँ चली गई थी। कल जब दीदी का कॉल आया तब भाभी को एहसास हुआ कि क्या पाप कर रही थी। रात को तो भाभी का मन ग्लानि से भर आया और फिर मुझे भी ये एहसास हुआ कि क्या पाप कर रही थी मैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस पाप को धोने क्यों ना हम हरिद्वार चले जाएं। 3 महीने के लिए हम हरिद्वार जा रहे हैं। हमारे पीछे से आप दीदी को फ़ोन करके बुला लीजिएगा। 3 महीने तो वो घर संभाल ही सकती है ना मम्मी जी। संभाल ही सकती क्या होता है कीर्ति? दीदी तो बेताब है इस घर को संभालने के लिए। और अगर कभी कुछ कम पड़ जाए तो सुषमा आंटी तो है ही, और उनकी वो बहू भी तो है। वो ज़रूर आपको याद से खाना पूछ लेगी। कभी कभी अजित की होने वाली वाइफ भी आपके लिए खाना भेज दिया करेगी। और काम वाली तो है ही ना मम्मी जी। अब काम कोई भी करे, सबसे ज़रूरी तो आपको खाना मिलना है ना मम्मी जी? ये सुनते ही रूपा के तो होश उड़ जाते हैं। ये दोनों चली गई तो मेरा क्या होगा? मेरे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे बहू, मैंने कभी ऐसा कहा क्या कि मेरी बहुएं मुझे खाना नहीं पूछती? अरे ये तो लोगों को मसाला चाहिए तो तिल का ताड़ कर देते हैं। अजीत को बोला था आपने मम्मी जी, मैंने सुना था। अरे तो इतना बात को पकड़ेगी तू? उम्र हो गई है बेटा मेरी, वो भी तो देख, कुछ ना कुछ बोल देती हूँ मैं। अब चल बोल भी दिया तो अब मैं मान रही हूँ ना अपनी गलती। अब भूल जा सब कुछ। अरे मेरे लिए पनीर चाउमीन बना दे। हाँ बेटा। कीर्ति, मम्मी से खाना याद से पूछ लेना। घर के कुछ रिश्ते सीसीटीवी कैमरे जैसे होते हैं जिनका काम सिर्फ अपनी निगरानी करना होता है। अब कैमरा तो बस देखता है, लेकिन ये रिश्ते वाले कैमरे जो होते हैं ना, वो निगरानी के साथ साथ आग भी लगाते हैं। कैसे, देखिए जरा। दीदी क्या बात है, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे तुम्हें कितनी बार कहा है, जाने से पहले पीछे से टोका मत करो। अरे गुस्सा क्यों करती हो दीदी, बस पूछा ही तो है। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ ली हो। चोरी? चोरी नहीं करती मैं। तू ना ज्यादा नाक ना डाला कर मेरे काम पर। अपने माँ बाप से मिलने घर जा रही हूँ, और कुछ? अरे तो ऐसे बोलो ना। मम्मी जी देखिए ना, दीदी से आजकल कुछ भी पूछो तो कैसे गुस्सा करती हैं। और मुझे जाने से पहले तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? कल की आई छोकरी, ये मत समझना तेरे जाल में आ जाऊंगी मैं। मुझे नहीं तो दीदी कम से कम मम्मी जी को तो बता दीजिए। पूछती तो आप वैसे भी नहीं है, बड़ी है, इतना ख्याल तो रखा करिए। बहू, उसने मुझे बता दिया है, तू परेशान ना हुआ कर। जा जाकर काम देख क्या क्या पड़े हैं करने के लिए। वैसे भी सब्जियां खत्म है। ठीक है मम्मी जी, चलती हूँ। वैसे भी बाजार रास्ते में पड़ता है, कुछ लाना हो तो बता दीजिए। दीदी मेरे लिए। जिठानी बिना सुने ही चली जाती है। मम्मी जी, आपने दीदी को क्यों जाने दिया? अपने माँ बाप को देखने जा रही है तो इसमें भी रोकना है? तू भी तो जाती है ना अपने मायके।
मम्मी जी, मेरी बात अलग है, मैं कभी कभी जाती हूँ, पर दीदी, आपने देखा है आजकल दीदी हर 2 दिन बाद कहीं ना कहीं जाती रहती है। पता है माँ जी, परसों जब मैं अपनी दोस्तों से मिलने बाहर गई थी ना, तब मैंने दीदी को अपने मायके जाते हुए देखा, और आज फिर जब 2 दिन पहले मायके गई हुई थी, तो आज कहाँ जा रही है? जो तू बोल रही है क्या वो सच है? हाँ माँ जी, बिल्कुल सच। ये देखिए, मैंने फोटो भी ली है, देखिए। शाम को जेठानी घर आती है। बहू आ गई अपने मायके से? हाँ मम्मी जी, आपको तो पता है ना, माँ पापा आपको बहुत याद कर रहे थे, इसलिए इन्होंने आपके लिए ये बनारसी साड़ी भेजी है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। जेठानी अंदर चली जाती है। मम्मी जी, आपने कुछ पूछा क्यों नहीं? मुझे क्या पूछना था? है क्या पूछना था? अरे वही जो आज सुबह बताया था, इनका रोज रोज निकलने का नाटक। देख बहू, तूने उसे वहाँ की तरफ जाते हुए देखा, जरूरी तो नहीं कि वो अपने घर ही गई हो, अपने किसी दोस्त के घर भी तो जा सकती है। मुझे तो लगता है मम्मी जी कि दीदी घर के पैसे बर्बाद कर रही हैं, या फिर अपने मायके दे रही हैं। अरे भला वो ऐसा क्यों करेगी? घर से क्यों ले जाएगी? उसके पास खुद के पैसे हैं तो सही। मम्मी जी, मैंने दीदी को कल बात करते हुए सुना था, उनके परिवार की हालत थोड़ी खराब चल रही है, और वो जेठ जी से पैसे मांग रही थी। अब देखिए, सारा घर का पैसा ना लुटा दे। सब बात सुनकर सास जेठानी पर शक करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद, मम्मी जी मैं जरा बाहर जा रही हूँ। बाहर कहाँ बहू? ये रोज रोज का बाहर बाहर क्या लगा रखा है? सास कभी ऐसा नहीं बोलती थी, लेकिन सीसीटीवी देवरानी के कारण सास के भी रंग बदल रहे थे। हाँ दीदी, कहिए, आपको अपने माँ बाप से मिलने तो नहीं जाना ना? नहीं मम्मी जी, मेरी एक कॉलेज की दोस्त है, उसकी शादी होने वाली है तो वो पार्टी कर रही है, इसलिए उसने मुझे भी बुलाया है। कौन सी दोस्त दीदी? आपने इससे पहले तो अपनी किसी कॉलेज की दोस्त के बारे में नहीं बताया, ऊपर से अब शादी भी करा रही हैं उनकी। सास को न जाने क्या हो जाता है। तो चुप कर छोटी। सुनीता तुझे जाना है ना बेटा? जी मम्मी जी। तो जा। मम्मी जी, आपको क्या हो गया है? आपको दिखाई नहीं दे रहा? जेठानी जी आपसे फिर से झूठ बोलकर अपने माँ पापा से मिलने गई है। मैं अगर उसे जाने नहीं देती तो रंगे हाथ पकड़ती कैसे? हाँ, तो क्या मम्मी जी अब आप उनके पीछे पीछे जाएंगी? मैं नहीं, तू जा। जल्दी से बहू के पीछे पीछे जा और पता कर वो कहाँ जा रही है। मम्मी जी, आप अगर मुझे ये काम करने को नहीं भी देती ना, तभी वह करती, क्योंकि मम्मी जी दीदी घर का पैसा अपने मायके वालों पे बहा रही है, वो भी आपसे बिना पूछे। कम से कम एक बार आपसे पूछ तो लेना चाहिए था ना। अब यहाँ खड़े खड़े टाइम बर्बाद करेगी या जो काम दिया है वो करेगी? ठीक है मम्मी जी, चलती हूँ। देवरानी जेठानी का पीछा करती है। वहाँ पहुँचने के बाद देवरानी सास को फोन करती है। बता जल्दी, कुछ पता चला? मम्मी जी, मेरा शक सही था, जेठानी जी अपने किसी दोस्त के घर नहीं बल्कि अपने घर गई हुई हैं, और तो और अपने घर का ढेर सारा सामान भी लेकर गई हैं। लगता है पार्टी दोस्त के घर पर नहीं, उनके खुद के घर पर वो दे रही हैं। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, आपको अब भी मुझ पर विश्वास नहीं होगा, है ना? आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, तो वहीं रुक, मैं आती हूँ वहाँ। हाँ मम्मी जी, आप जल्दी से आइए और अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। सास और देवरानी मिलकर जेठानी के घर पहुंचते हैं। जैसे ही जेठानी दरवाजा खोलती है, अब मम्मी जी आप यहाँ अचानक से? अगर दीदी अचानक से नहीं आते तो कैसे पता चलता आपके इस दोस्त के बारे में? लगता है आपका दोस्त आपके घर पर ही रहता है। बहू, तूने हमसे झूठ क्यों बोला कि तू? सास अंदर आकर देखती है तो उसके दोनों बेटे भी अंदर होते हैं। जेठ जी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त तो आपको ऑफिस में होना चाहिए ना, तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? तुम तीनों यहाँ कौन सी पार्टी की तैयारी कर रहे हो? माँ, आप यहाँ कैसे? पहले तू बता, क्या चल रहा है यहाँ पर?
वो माँ, कुछ ही दिनों में आपका जन्मदिन आने वाला है ना, और हम लोग ने कभी आपका जन्मदिन नहीं मनाया, तो इस बार भाभी ने सोचा कि हम सब मिलकर आपका जन्मदिन मनाते हैं और इतने सारे सालों का गिफ्ट इस जन्मदिन पर दे देते हैं। बस उसी की तैयारी कर रहे थे। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बता देता, पर तुम्हारे पेट में कोई बात पचती कहाँ है, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। और इसीलिए हम दोनों लंच ब्रेक के टाइम पर यहाँ आकर सुनीता की मदद करते हैं। तो बहू, रोज रोज तो इसी चीज के लिए मुझसे झूठ बोलकर यहाँ आती थी। माफ करना मम्मी जी, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलना चाहती थी, पर ये आपके बर्थडे का सरप्राइज था, इसलिए बोलना पड़ा। ये सब सुनकर सास की आंखें नम हो जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा, मुझे लगा। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी बुरा लगता, लेकिन आप यहाँ तक आई कैसे? मैं लेकर आई थी, क्योंकि मम्मी जी को आप पर शक था। मैंने तो समझाया था सासू माँ को, लेकिन इन्होंने कहा आपका पीछा करने को। हाय रे झूठी, तू ही रोज मेरे कान भरा करती थी कि सुनीता ससुराल का सारा पैसा मायके में उड़ा रही है। आज भी तो तूने ही मुझसे कहा था कि तू इसका पीछा करना चाहती है। बड़ी बहू, मुझे माफ कर दे, मैं इस कान भरू लड़की की बातों में आ गई। कोई बात नहीं माँ जी, लेकिन परिवार में विश्वास और सम्मान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए आज आपको ले चलते हैं जयपुर की गलियों में, जहां हाथी घोड़े के साथ साथ रिश्तों का भी आपसी तालमेल अच्छी तरह देखा जा सकता था। ऐसा ही एक घर था अग्रवाल हाउस, जहां क्या बहुएं क्या बेटियां समझना बहुत मुश्किल था। एक सुबह दामिनी की बहू अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। हो गई तुम दोनों तैयार? अब जल्दी जल्दी जाओ और शॉपिंग करके आओ, और याद से मेरे लिए पीवीआर का पॉपकॉर्न लेकर आना। कैसे भूल जाएंगे आप, भूलने दोगी तब ना भाभी। मूवी के दौरान कॉल करने वाली है भाभी, रेडी रहना मुस्कान भाभी। वैसे मीनू भाभी, इस ड्रेस के साथ ये सैंडल मैचिंग तो जा रही है ना, और ये पर्स और मेरा हेयर स्टाइल ठीक लग रहा है ना? अरे ये क्या ओल्ड फैशन ड्रेसिंग कर रखी है तुमने। जाकर मेरे कमरे से मेरी सैंडल ले लो, नियॉन कलर की है। आजकल ये काली सैंडल्स कौन पहनता है? बाकी सब? अरे बाकी सब ठीक है, हेयर स्टाइल चेंज कर। आ मुस्कान, तेरी पूनी टेल बना देती हूँ, गर्मी का मौसम है ना। और खनक, तुम्हारे बालों का बन बना देती हूँ। इस तरह मीनू एक तरफ अपनी ननद को तैयार करती तो दूसरी तरफ अपनी देवरानी को। तभी दरवाजे से दामिनी अपनी सहेली विमला के साथ अंदर आती है। विमला के घर का ये नज़ारा देखकर विमला खिल उठती है। ये अपनापन और प्यार सिर्फ और सिर्फ तेरे घर में देखने को मिल सकता है दामिनी। पता ही नहीं चलता कौन ननद कौन भाभी। एक दूसरे की सेवा में जब ये लग जाती है तो ऐसा लगता है मानो जैसे तीनों बहनें हो। आप बैठिए ना आंटी जी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अभी तो आपने हमें रेडी किया भाभी, आप बैठिए, मैं ला देती हूँ। आंटी जी, आपके लिए चाय ला दूँ या शरबत? गर्मी भी तो बहुत है। इसी प्यार की तो बात कर रही थी मैं दामिनी। मेरे घर पर तो मेरी बहू है, मेरी बेटी है, पर वो दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। मेहमान की आओ भगत करने के बाद मुस्कान और खनक मूवी देखने चली जाती हैं। मूवी के बाद दोनों सभी के लिए भर भर के शॉपिंग करने के बाद घर वापस आती हैं। मम्मी पापा भैया भाभी, कहाँ हो पापा? आप सबके लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ। खनक की आवाज़ सुनकर सभी हॉल में आते हैं और एक एक करके खनक सभी को गिफ्ट दिखाना शुरू करती है। ये भैया के लिए शर्ट, ये पापा आपके लिए ये शेविंग किट, और मम्मी के लिए साड़ी। ये क्या हो गया मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? ज्यादा महंगी चीजें ला दी क्या इन दोनों ने? तू भी ना उसके लिए नहीं रो रही हूँ। कितने दिन की है इस घर में मेरी खनक। कुछ दिन में मेरी लाडो अपने घर की हो जाएगी। मुझे नहीं करनी शादी वादी। क्यों भेजना है मुझे पराया घर? सिर्फ भेजने के नाम से तुम रो रही हो, और जब मैं चले जाऊंगी तब? जाना तो पड़ता ही है ना खनक, हम भी तो किसी के घर से तुम्हारे घर आए थे। हाँ बेटा, शादी तो करनी पड़ती है। मेरी खनक तो खनकेगी, चाहे इस घर में हो या उस घर में। आप ना जी जल्दी से लड़के देखना शुरू कीजिए। अब तो पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है खनक की। और खनक के पापा और भाई उसके लिए लड़के देखना शुरू कर देते हैं। पर अगर शादी की बात घर पर चल रही हो तो बाकी सब कैसे शांत रहने वाले थे।
अगली सुबह विमला जी अपने भतीजे का रिश्ता लेकर दामिनी के घर पहुंच जाती है। ये देख दामिनी, ये मेरा भतीजा है, विदेश में है, महीने के 2 लाख कमाता है, पूरे 2 लाख। राज करेगी तेरी खनक वहाँ। ऐसा भी नहीं कि खुद विदेश चला जाएगा और खनक को सास ससुर के पास छोड़ देगा, साथ ही लेकर जाएगा। इसकी गारंटी कौन लेता है आंटी जी? ये बात ना लड़के वाले ही करते हैं। पहले तो कहते हैं मैं ले जाऊंगा, और फिर बात आती है कि उनकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड मौजूद है, और फिर शादी होकर भी रिश्ता ना के बराबर रह जाता है। और हमने अपनी खनक को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि गलत हम सफ़र मिल गया तो वो डाइवोर्स ले लेगी। हमने तो एक बार शादी कर ली सो कर ली। इस परिवार के संस्कार देखकर ही तो बिना सोचे मैं सीधा यहाँ आ गई रिश्ता लेकर मीनू, वरना मेरे भतीजे को क्या कमी है लड़कियों की। खनक तो फिलहाल अपने भाइयों के साथ दुकान गई हुई है। एक काम करिए, बायोडाटा और लड़के की तस्वीर यहाँ छोड़ दे, मैं खनक को दिखा दूंगी। दोपहर को खनक अपने भाइयों के साथ दुकान से वापस आती है। सभी खाने के टेबल पर बैठे थे, तभी मुस्कान कहती है, याद है खनक, मेरी क्लास में एक लड़का था सौरव, क्या तगड़ी नौकरी लगी है उसकी। क्या बताऊँ मम्मी जी, पिछले 7-8 सालों से लड़का प्रिपरेशन कर रहा था और फाइनली अफसर बन गया। मैं सोच रही थी एक बार खनक की बात उससे चलाए क्या। अगर ऑफिसर से शादी हो रही है तो फिर पायलट बुरा नहीं है। मेरी दूर की आंटी का बेटा है पायलट, वो कैसा रहेगा खनक के लिए? अरे पर क्यों करनी है शादी? यहाँ दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा सब कर रही है ना शादी, फिर तुम्हें क्यों नहीं करनी? अरे क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरी सोना को ये ड्रेस पसंद है तो मैं ये पहनूंगी, शादी में वो इस कलर की शेरवानी पहन रहा है तो मैं भी वैसी पहनूंगी। अरे कितना ड्रामा करती है लड़कियाँ, मुझे ना ये सारे ड्रामे पसंद नहीं है। अरे तुझे कौन कह रहा है ड्रामा करने को? सिंपल सी शादी करना, तू ये नखरे मत करना और क्या। और जिसकी नज़र में जो जो लड़का है सबकी तस्वीर खनक को दिखा दो, और परिवार कैसा है कि नहीं वो हम देख लेंगे। बाकी पापा ने प्रवीण अंकल के बेटे से भी बात चलाई है, रोहन नाम है उसका। रोहन? कई बार अंकल ने खनक को हमारी दुकान पर देखा है, तो जैसे उन्हें पता चला कि हम खनक की शादी के बारे में सोच रहे हैं तो उन्होंने सीधा हमारे घर आने की बात कर दी। नेक्स्ट संडे वो हमारे घर पर आ रहे हैं, एक बार खनक मिल ले तो अच्छा ही है। और अगले संडे रोहन के परिवार वाले खनक को देखने आते हैं। हम तो खनक को पहले ही देख चुके हैं, देखना तो बच्चों को एक दूसरे को है। बच्चे अगर आपस में बात कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। सही कहा अंकल जी, क्लैरिटी रहती है। हमारा क्या है, परिवार वाले तो बच्चों की खुशी में ही खुश होते हैं। कुछ देर बाद रोहन से बात करने के बाद जैसे ही खनक लौट कर आती है, उसके तो बात करने का तरीका ही बदल जाता है। कभी ना शर्माने वाली खनक किसी के सामने नजरें भी उठाने से पहले 100 बार सोच रही थी, मुझे खनक पसंद है। और खनक तुम्हें? अब मैं क्या बोलूँ, इन्होंने बोला तो जो इनको ठीक लगे। और शर्माती हुई खनक कमरे में चली जाती है। अब आपकी बेटी आपकी नहीं रही, हमारी हो गई है दामिनी जी। वहीं के वहीं रोहन और खनक की सगाई हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह मुस्कान अपनी ननद के कमरे में चाय लेकर जाती है। पूरी रात बात चली है जीजा जी से, हैं? बताओ तो क्या बात हुई? अरे बताती हूँ, पहले आप ना ये चाय ले जाओ भाभी। चाय इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, मैं तो ग्रीन टी ही पीऊँगी। अरे खनक, एक दिन में क्या हो गया तुझे? तू तो दूसरों की ग्रीन टी छुड़वा दे इस चाय के चक्कर में, और आज तू खुद चाय नहीं पीना चाह रही। वो क्या है ना भाभी, रोहन को ना ये चाय वाय पसंद नहीं है, उसे हेल्दी लाइफस्टाइल में रहना सही लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी चाय छोड़ दूँ। अरे एक कप चाय में कुछ नहीं होता, पी ले पी ले। नहीं नहीं भाभी, अगर उनको पता चला तो बुरा लगेगा ना। और इसी तरह छोटे मोटे बदलाव अभी से ही खनक में दिखाई देने लगे थे। हमेशा जीन्स या वन पीस पहनने वाली खनक आजकल सूट पहनने लगी थी। अभी शादी हुई नहीं तुम्हारी खनक, और अभी से तुम सूट पहनने लगोगी तो ज़रूर लोग हमें ननद और तुम्हें भाभी समझ लेंगे। समझने लगे क्या? समझ ही लिया था। कल मेरी एक फ्रेंड ने मुझे जीन्स में देखा और खनक को सूट में, तो खनक को मेरी भाभी समझ बैठी। अब घर में 1 महीने बाद शादी हो तो शॉपिंग की तैयारी होनी तो लाजमी थी। सभी खनक के लिए लहंगे की शॉपिंग के लिए निकल रहे थे कि खनक दरवाजे पर ही रुक जाती है। अरे चलो भी, क्यों रुक गई? 100 काम पड़े हैं। पर मम्मी, रोहन ने कहा था 12 बजे का टाइम डालकर निकलना, अभी 12 बजने वाले हैं, इसलिए 5 मिनट रुकी हुई हूँ। कोई कह रहा था ना कि शादी के बाद लड़कियों की सोच बदल जाती है,
तेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी, और अभी से रोहन 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 की माला जप रही है तू यहीं बैठ, हम जाकर तेरे लिए लहंगा ले आते हैं। चलो मीनू। और इसी तरह सब कुछ चलता रहता है और 1 महीने बाद खनक की शादी हो जाती है। सीमा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आज से ये घर तेरा हुआ बेटा। अपने ससुराल में पहली रसोई के लिए खनक किचन में जाती है, जहाँ जाकर सीमा कहती है, हर घर में खाना बनाने का तरीका अलग होता है बेटा। हमारे घर में लोग चटपटा खाना पसंद नहीं करते, सबको खाने में ज़रा मीठापन पसंद है। तू बनाती जा, मैं तुझे बता दूंगी। जैसे जैसे सीमा बताती जाती है, खनक वैसे वैसे खाना बनाकर क्रॉकरीज में डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। और क्रॉकरीज देखते ही रोहन कहता है, बच्चे तुम भूल गए ना, हमारे घर में कोई क्रॉकरीज में नहीं खाता। ये हमारे देश की संस्कृति थोड़ी ना है, हम तो स्टील के बर्तन में ही खाना खाते हैं। स्टील के बर्तन, मैं याद रखूंगी रोहन। और इसी तरह पता भी नहीं चलता कब खनक के ससुराल में 15 दिन निकल जाते हैं। और फिर एक रात सीमा कहती है, कल तो बहू को उसके मायके ले जाना रोहन। पर क्यों मम्मी जी? हमारे घर में एक नियम शुरू से चला आ रहा है बेटा, मई जून के महीने में अगर नई दुल्हन अपनी शादी के पहले अपने भाई के घर ना जाए तो फिर वो जीवन भर कभी मायके नहीं जा सकती। वही नियम तेरी सास पूरा करवा रही है। और अगले दिन रोहन खनक के साथ अपने ससुराल पहुंच जाता है। दरवाजे पर घर के दामाद और अपनी बेटी को देखकर दामिनी खुशी से भर जाती है। घर की दोनों बहुएं फौरन नाश्ते की तैयारी करना शुरू कर देती हैं। नहीं भाभी, इतना सब कुछ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये 9 बजे नाश्ता करते हैं, उसके बाद 3 बजे तक कुछ नहीं खाते। अरे पर तू तो खा सकती है ना बेटा। मेरे ससुराल की खाने की टाइमिंग बिल्कुल अलग है मम्मी, तो अब मुझे भी ना वहीं की आदत हो गई है। आप ये सब ले जाइए। खनक को छोड़कर रोहन वापस चला जाता है। और शादी के बाद जो खनक आई थी वो खनक ही नहीं थी। शादी के बाद घर लौटी अपनी ननद कम फ्रेंड के पास उसकी दोनों भाभियां जाकर उससे उसके ससुराल के एक्सपीरियंस के बारे में पूछती हैं। अरे कैसे तेरे ससुराल में, मन तो लगता है ना तेरा वहाँ? वही तो भाभी, ससुराल की बात मायके में और मायके की ससुराल में, यही सब करने से घर टूटते हैं। रोहन को ना इधर का उधर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए क्या बताऊँ मैं। वैसे शायद आपने ये मेरा नया आईफोन नोटिस नहीं किया, हमारी फर्स्ट नाइट पर मुझे ये रोहन ने गिफ्ट किया था। वैसे तो कोई काम ही नहीं रहता ससुराल में, सारा का सारा काम मम्मी जी आगे बढ़कर खुद ही कर लेती हैं, मैं तो वहाँ बस आराम करती हूँ। सही बात है, यहाँ तो तुझे बहुत काम करना पड़ता था और वहाँ आराम करती है, इसीलिए तो पतली होकर लौटी है। छोड़िए ना वो सब भाभी, मैं ज़रा अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। खनक अपने कमरे में जाती है और बाहर आकर अपनी भाभी से कहती है, कमरे का रंग कितना अजीब कर रखा है भाभी आपने। पिंक कलर दीवारों पर। पिंक कलर कौन करता है भाभी? वैसे तो फैशन का नॉलेज सबसे ज़्यादा आपको है, पर घर पर कलर हुआ तो दीवारों पर ब्लू या फिर रेड भी तो करवाया जा सकता था। वहाँ मेरे और रोहन के कमरे में तो हर दीवार अलग अलग कलर की है। कलर के लिए डिज़ाइनर से कंसल्ट किया था रोहन ने। लगता है तू भूल गई खनक, जब तेरी शादी हुई थी उस वक्त इस कमरे में गुलाबी रंग तूने ही करवाया था जिद करके। पर अब तुझे ये खुद ही बेकार लग रहा है, आउटडेटेड देहाती लग रहा है, क्योंकि शायद रोहन को रेड और ब्लू पसंद है ना? जो भी हो, चलो आज मैं सबको खाना बनाकर खिलाती हूँ। आज भाभी और मम्मी की किचन से छुट्टी। खनक किचन में जाती है और बहुत सारी वैरायटी का खाना बनाकर सभी के लिए स्टील के बर्तनों में लेकर बाहर टेबल पर लगाती है। हमारे घर में स्टील के बर्तन में कौन खाना खाता है, और ये बर्तन हमारे घर में आए कहाँ से? रसोई के छज्जे पर रखे थे। अच्छी चीज़ें तो आप लोग छज्जे के ऊपर चढ़ा देते हैं। क्रॉकरीज के आइटम में खाने से शरीर में कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले तो लोग सोना चांदी के बर्तन में खाते थे, अब हम सोने चांदी के बर्तन तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो स्टील के बर्तन में तो खाओ। स्टील के बर्तन में ही खनक सभी को खाना परोसती है। जैसे ही पहला निवाला करण अपने मुंह में लेता है, ओ खनक, तुमने गलती से दाल में नमक की तरह चीनी डाल दी है। गलती से नहीं भैया, जानबूझकर। पिछले कितने सालों से एक ही टेस्ट का खाना खा खाकर आपके टेस्ट बड्स बीमार नहीं पड़ गए क्या? अरे थोड़ी वैरायटी तो दो उन्हें। हे राम, दाल में चीनी फिर भी समझ में आती है, पर छोले में मीठा कोई कैसे खा सकता है? हाँ मम्मी, मीठी चटनी डाली है मैंने छोले में। पहले तो हम बहुत बड़ी गलती करते थे मम्मी, नमक और मिर्च खाकर। नमक मिर्च तो खाना ही नहीं चाहिए। रोहन को तो मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं। उफ उफ करने लगते हैं बेचारे।
ये खाना शरीर के लिए भी अच्छा रहता है और मन के लिए भी। मुझसे तो अब दूसरा निवाला अंदर नहीं जाएगा, दुकान चलता हूँ मैं। कुछ देर बाद विमला उनके घर आती है और खनक को देखते ही पहली बात पूछती है ये, अरे बेटा दामाद जी नहीं आए? रोहन को टाइम कहाँ है आंटी जी? ये लीजिए, आपने नाम लिया और फ़ोन आ गया। क्या बताओ आंटी, रोहन मेरे बिना ना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। तो फिर शादी के 15 दिन बाद ही तुझे यहाँ कैसे छोड़कर चले गए दामाद जी? अरे वो तो मेरे ससुराल का नियम है आंटी जी, वरना 24 घंटे में से 12 घंटे तो वो मुझे फ़ोन करके यही पूछते हैं मेरा हालचाल कैसा है, खाना खाया कि नहीं। सच कहूँ तो उनका जी नहीं लग रहा है और मैं भी किसी तरह दिन काट रही हूँ। बस कुछ दिन और फिर मैं वापस रोहन के पास चली जाऊँगी। और रोहन से फ़ोन पर बात करती हुई खनक कमरे में चली जाती है। रात में सभी लेडीज़ एक साथ बैठी हुई थी, तभी मुस्कान कहती है, बड़े दिनों से हमने कोई शॉपिंग नहीं की, तो कल सारी लेडीज़ शॉपिंग पर चले। अगले दिन सभी मिलकर शॉपिंग पर चले जाते हैं। पर काहे की शॉपिंग? दुकान में पहुंचकर भी खनक सारे कपड़े वीडियो कॉल पर रोहन को ही दिखाती जाती है और दुकान का आधे से ज़्यादा माल खुलवा देती है। आज तो लगता नहीं कि शॉपिंग हो पाएगी। इससे अच्छा जीजा जी को ही बुला लेती खनक। ये वाली साड़ी कैसी लग रही है रोहन? भैया दूसरा पीस दिखा दीजिए, वो वाली। रोहन ये कैसी लग रही है? भाभी ज़रा इधर घूमिए तो। ये भाभी का गाउन कैसा लग रहा है रोहन? ठीक ठाक है। भाभी ये मत लो, रोहन इज़ नॉट लाइकिंग दिस। और इसी चक्कर में सभी के सभी बिना कुछ लिए खाली हाथ वापस घर आ जाते हैं। इस दुकान में ना स्टॉक ही अच्छा नहीं था भाभी। इसी दुकान के कपड़े पहनकर बड़ी हुई है तू, भूल गई क्या? बढ़िया है, तेरे चक्कर में भूख प्यास में मुझे चक्कर आने लगे हैं। आज तो मैं खुद समदन जी को फ़ोन करके कहूँगी कि भाई आप कब अपनी बहू को बुलवा रही हैं। खनक के मायके वाले अब उसकी हरकतों से परेशान हो चुके थे। तभी रोहन का कॉल उसकी भाभी के फ़ोन पर आता है और वो कहता है, भाभी वो रस्म तो ख़त्म हो चुकी है, बट कल मुझे ना एक मंथ के लिए दुबई जाना है, तो उसके बाद मैं आऊँगा आपकी बेटी को लेने। क्या?